नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में। इसके पहले मैंने टाइगर प्रोजेक्ट कवर कर रखा है, आप लोग जाके देख लीजिएगा पिछले लेक्चर वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप सभी जानते भी हैं कि आजकल जानवर क्या है, जंगलों से हट करके गाँव में, शहरों में प्रवेश कर रहे हैं। इसकी वजह से मैन और जो जानवर होते हैं उनमें कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो और इसी वजह से धीरे धीरे इनकी हंटिंग बढ़ रही है, शिकारी बढ़ रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस समय समाज में। तो भारत सरकार ने जिस तरह से टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, इसी तरह से एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो मैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कवर करता हूँ। आप लोग ध्यान से बने रहिए मेरे साथ। देखिए, एक चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के कुछ उद्देश्य लिखे हुए हैं कि आखिर ये जितने भी एलिफेंट प्रोजेक्ट हो, चाहे वो टाइगर प्रोजेक्ट हो, क्यों चलाए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि जो भी जानवर हैं, एलिफेंट हैं, हाथी हैं या फिर टाइगर हैं, उनको उनके प्राकृतिक आवास में रखा जाए। प्राकृतिक आवास मतलब उनका एक क्षेत्रफल जहाँ वो रहना पसंद करते हैं, उनके एरिया को नोटिफाई कर दिया जाए कि भाई यहाँ पर एलिफेंट रहते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पर कन्फ्लिक्ट होने के चांस ना रहें। साथ में उन जानवरों को वहाँ पे एक ऐसा माहौल बने जिससे वो वहाँ पर आसानी से रह सके, अपना जीवन यापन कर सकें। तो पहला मैंने लिखा है प्राकृतिक आवास पे रखने का उद्देश्य होता है जितने भी प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से कन्फ्लिक्ट को रोकना। जब सरकार कोई वहाँ पर एलिफेंट प्रोजेक्ट घोषित कर देगी या एलिफेंट रिजर्व बना देगी उस क्षेत्र को, तो लोगों का फिर आना जाना वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा। लोगों को पता रहेगा कि यहाँ कोई एलिफेंट रहते हैं बहुत सारे, तो लोग नहीं जाएंगे। इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इंसानों के बीच में, जानवरों के बीच में, वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा एक और बात आप याद रखिए कि जो हमारे जो बंदी हाथियों की देखभाल करना, इसका कहने का मतलब है कि कुछ हाथी या लोग रोजगार के लिए उनको अपने उसमें रख के और फिर अपना जीवन यापन उनका करते हैं और साथ में जानवरों की देखभाल को प्रमोशन करते हैं। तो ऐसे जानवरों को वहाँ पर क्या करना, उनकी देखभाल करना ताकि आसान हो सके। ये सब बातें होती हैं सरकार के द्वारा। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूं कि भारत सरकार इस पर बहुत फोकस है। क्यों? क्योंकि इसके लिए भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एक हाथी चिकित्सालय भी बनाया था और ये मथुरा में, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, हाथी चिकित्सालय भी बनाया गया। हाथी चिकित्सालय मतलब यदि कोई एलिफेंट है, किसी तरह से गिर गया या कोई बीमारी हो गई या कोई ऐसी घटना घट गई, तो वहाँ उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। और आपको बता दें कि ये देश का प्रथम हाथी चिकित्सालय कहाँ खोला गया है, मथुरा में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, फैक्ट है। इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं। जो दरअसल 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था, वो गजतमे नाम से चलाया गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये किस नाम से चलाया गया था। जो 1992 में नाम गजतमे नाम से, देखिए गज का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, नमे। गज का मतलब होता है हाथी। तो मतलब एक तरह से हाथियों के प्रोटेक्शन के लिए गज तमे, उनकी रक्षा करना, ठीक है ना। तो गजतमे नाम से चलाया गया, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको मैं और डिटेल में बताता हूं। देखिए, जो हाथी प्रोजेक्ट हमारे हैं, आपको वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा 16 राज्यों में चलाए जा रहे हैं। अभी आपको मैं मैप में बताता हूं। और 16 राज्यों में 32 हाथी रिजर्व बनाए गए हैं। ये अभी मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां पर कौन कौन से 32 रिजर्व हैं, ठीक है ना। दूसरी बात आपको बता दूं कि वर्तमान में जो हाथियों की गणना कराई गई थी 2020 में, तो मैं 2020 का डाटा बताता हूं। सबसे ज्यादा हाथी हमारे पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में और केरल राज्य इसमें दूसरे नंबर पर है। ये कुछ बातें हैं, आपको याद क्या रखना है। मुद्दे की बात कि भारत में इस समय टोटल कितने जोन हैं, 16 जोन हैं, या 16 जोन, या कह लो आपकी 16 राज्यों में चलाए जा रहे हैं ये प्रोजेक्ट। कौन से? एलिफेंट प्रोजेक्ट। और 16 राज्यों में कितने रिजर्व बनाए गए हैं? 32। ये मैंने लिखा है, एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? 32। तो आइए समझते हैं वो जो 16 राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। देखिए, मैंने मैप पे लिख रखा है, आप लोग ऐसे ही डायग्राम बनाकर लिख लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये हमारा होता है प्रायद्वीपीय भारत। कहां से? ये वाला लेकर के ये हमारा होता है प्रायद्वीपीय भारत, ये पूरा। फिर आप सोचेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, ये वाला। तो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ये होता है कि ऐसी लैंड या ऐसा भूगर्भिक क्षेत्रफल जो अपने 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो। देखिए, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर हिंद महासागर है। तो 3 तरफ से ये जो जमीन है भारत की, कहाँ से घिरी हुई है? समुद्र से घिरी हुई है। और एक तरफ से लैंड से घिरी हुई है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत में। तो आपको बता दूं कि जो हमारे हाथी रिजर्व ज्यादातर बनाए गए हैं प्रायद्वीपीय भारत में बनाए गए हैं। एक बात मैं और आपको फैक्चुअल चीज बताता हूं, जो लोग भूगोल पढ़ लिए होंगे वो जानते होंगे कि ये हमारा कहलाता है पश्चिमी घाट।
ऑलरेडी ये पश्चिम वाला एरिया है, तो इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट। ये होता है हमारा पूर्वी घाट। तो ये बातें हैं। तो आपको बता दें कि जो हाथी रिजर्व है ज़्यादातर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में देखने को मिलेंगे। इस एरिया में क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे जंगल हैं, यहाँ पे जानवरों के रहने के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, उनका एक प्राकृतिक आवास है इस क्षेत्र में। इसकी वजह से यहाँ आपको ज़्यादातर हाथी रिजर्व मिलेंगे। और आप देख भी पा रहे होंगे कि मैंने ज़्यादातर यहीं पर मार्क कर रखे हैं। उनके जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं एलिफेंट प्रोजेक्ट, यहाँ पर मैंने नहीं मार्क कर रखे। कहने का मतलब है कि एलिफेंट प्रोजेक्ट ज़्यादातर इस एरिया में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जानवरों के रहने के लिए प्राकृतिक आवास अच्छा है। ये कुछ बातें आपको जानना चाहिए। चलिए मैं अब आप लोगों को एक एक करके बताता हूं कि जो 16 राज्य हैं कौन है। तो देखिए, एक राज्य है कर्नाटक, ठीक है। दूसरा राज्य यहां पर मैंने मार्क कर रखा है केरल। तीसरा राज्य है तमिलनाडु। चौथा राज्य है आंध्र प्रदेश। पांचवा राज्य मैंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ मार्क कर रखा है। छठवां मैंने मार्क कर रखा है उड़ीसा। सातवां मार्क कर रखा है झारखंड। और आठवां मैंने मार्क कर रखा है पश्चिम बंगाल। नौवां मैंने मार्क कर रखा है मेघालय। 10वां मैंने मार्क कर रखा है असम। और 11वां मैंने मार्क कर रखा है अरुणाचल प्रदेश। 12वां मैंने मार्क कर रखा है नागालैंड। 13वां मैंने मार्क कर रखा है त्रिपुरा। 14 मैंने मार्क कर रखा है उत्तराखंड। और 15 मतलब मार्क कर रखा है उत्तर प्रदेश। और लास्ट में बचता है 16 महाराष्ट्र। तो इस तरह से जो हाथी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, कितने राज्यों में चलाए जा रहे हैं? 16 राज्यों में चलाए जा रहे हैं। मैंने कुछ उनके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। एक है उत्तराखंड राज्य में कौन सा चल रहा है? शिवालिक हाथी रिजर्व और राजाजी पार्क हाथी रिजर्व चल रहा है। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में। तो ये मैंने लिखा है उत्तराखंड राज्य, यहाँ पर शिवालिक हाथी रिजर्व, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व या फिर राजाजी एलिफेंट रिजर्व, ये आपको देख पा रहे होंगे। मैसूर जो है कर्नाटक में है। अभी मैंने आपको बताया कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा एलिफेंट पाए जाते हैं। भारत में यदि राज्यों में क्वेश्चन पूछता है आपसे तो एलिफेंट मैसूर यहाँ पर क्षेत्र मैंने लिखा भी है मैसूर। देन है असम में चले जाइए, असम में काजीरंगा है, देखिए यहाँ पर। और आपको बता दें असम में मैंने यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। लेकिन कुछ और हाथी रिजर्व असम में चल रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक है सोनितपुर हाथी रिजर्व, दिहिंग पटकाई हाथी रिजर्व, काजीरंगा, कार्बिलोंग, वही वाला जो मैंने अभी बताया, कार्बिलोंग हाथी रिजर्व, धनसिरी लुगडिंग हाथी रिजर्व और चिरंग रिपु हाथी रिजर्व। तो कौन कौन से हो गए? एक तो सोनितपुर हो गया, एक दिहिंग पटकई हाथी रिजर्व, काजीरंगा, कार्बिलोंग हाथी रिजर्व, धनसिरी लुगडिंग हाथी रिजर्व और चिरंग रिपु हाथी रिजर्व। तो ये कुछ असम में हो गए। एक है देखिए देवमाली, अरुणाचल प्रदेश में एक हाथी रिजर्व चल रहा है, वो है क्या? देवमाली। और आगे बढ़ते हैं, अन्नामलाई पराम्बिकुलम, ये कहां पर है? तमिलनाडु में। देखिए मैंने लिखा है अन्नामलाई, ये देशबंद तमिलनाडु में अन्नामलाई हाथी रिजर्व एक है। और दूसरा है नीलगिरी हाथी रिजर्व और तीसरा है कोयम्बटूर हाथी रिजर्व और चौथा है श्रीविल्लीपुथर हाथी रिजर्व। तो ये 4 हाथी रिजर्व कहाँ चलाए जा रहे हैं आपके ये प्रोजेक्ट? तमिलनाडु में। ये बातें हो गई। और चलिए रियाला हाथी रिजर्व कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पेरियार शांत घाटी मतलब साइलेंट वैली, इंग्लिश में इसको साइलेंट वैली बोला जाता है। और अनाईमुडी कहां पर है? देखिए ये एक पेरियार, अनाईमुडी, ठीक है, वायनाड और नीलांबूर हाथी रिजर्व, ये 4 हाथी रिजर्व कहाँ चलाए जा रहे हैं? केरल में। देखो प्यारे मित्रों, आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना। अन्नामलाई को अनाईमुडी से कंफ्यूज नहीं करना। अन्नामलाई कहाँ चल रहा है? तमिलनाडु में। और अनाईमुडी कहाँ चल रहा है? केरल में। इन बातों से कंफ्यूज नहीं करना है, कुछ मिलते जुलते हुए नाम है ये, अन्नामलाई और अनाईमुडी। तो अनाईमुडी केरल में, अन्नामलाई आपका तमिलनाडु में। चलिए और आगे बढ़ते हैं, लेमरू और बादलखोल हाथी रिजर्व कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। मैंने यहां पर मार्क कर रखा है लेमरू हाथी रिजर्व और बादलखोल हाथी रिजर्व, ये है आपके छत्तीसगढ़ में। और वैतरणी व महानदी जो कहां पर है? वैतरणी और महानदी हाथी रिजर्व कहां पर है? उड़ीसा राज्य में। और यहां पे 2 और हाथी रिजर्व हैं, एक है मयूरभंज हाथी रिजर्व और चौथा हो गया संबलपुर हाथी रिजर्व। ये कहां पर है? आपके उड़ीसा राज्य में। अब देखिए एक पश्चिम बंगाल राज्य है, यहां पर मैंने नहीं लिखा। पश्चिम बंगाल में मैंने एक मार्क किया हुआ है मयूर झरना हाथी रिजर्व, कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। देखो कंफ्यूज मत करना, पश्चिम बंगाल में मयूर झरना है और उड़ीसा में मयूरभंज है,
ऐसी बातों से कंफ्यूज नहीं करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए प्यारे मित्रों इसके बारे में कि हाथी रिजर्व 16 राज्यों में है और 32 हैं जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने सब बता दिए हैं। ये बात तो आपको जानना चाहिए। इसके अलावा और एक बात मैं आपको बताता हूं कि भारत सरकार हाथियों के प्रति कितनी सजग है। देखिए इसके लिए 2011 में, कब 2011 में हाथी 8 मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था। कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। किन मंत्रियों का? पर्यावरण मंत्री थे। अब वो 8 मंत्री सम्मेलन क्यों बोला जाता है? क्योंकि 8 देशों के पर्यावरण मंत्री नई दिल्ली में इकट्ठा हुए 2011 में, और वहां पर हाथियों के प्रिजर्वेशन के लिए क्या काम करना चाहिए, हाथियों का संरक्षण कैसे करना चाहिए, किस तरह से हाथियों की संख्या विलुप्त हो रही है तो उनको बढ़ाया जा सकता है, इन सब बातों के लिए मीटिंग हुई नई दिल्ली में। और वहां पर एक हमारे उस समय पर्यावरण जो मंत्री थे जयराम रमेश, वो मीटिंग में भाग लिए थे। और आपको बता दें कि जब वो मंत्री का सम्मेलन हुआ था तो उस सम्मेलन को हाथी मेरा साथी अभियान नाम का लोगो दिया गया था कि हाथी मेरा साथी अभियान। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कब दिया गया? 2011 में। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हाथी 8 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब हुआ, कहां हुआ, कौन भाग लिया, ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब 8 मंत्रियों का सम्मेलन बताया गया है, तो 8 मंत्री कौन कौन से थे? देखिए एक ये हो गया, ये है टी मतलब थाईलैंड देश, कुछ मैंने नाम लिख रखे हैं। टी मतलब यहां पर थाईलैंड हो गया, ठीक है, एक थाईलैंड देश हो गया। टी मतलब यहां पर दूसरा टी है वो तंजानिया हो गया। तीसरा है एसएल मतलब श्रीलंका, के फॉर कजाकिस्तान, आई फॉर इंडोनेशिया, और ये यहां पर कांगो रिपब्लिक लिखा है, कांगो गणराज्य है, और ये है बोत्सवाना। कहने का मतलब है ये वो सारे देश हैं, 8 देश, जहां पर जो हमारे पर्यावरण में जो हाथी 8 मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, यहाँ के मंत्री जो है भाग लिए थे। ये बात आपको याद रखना है। और एक बात और आप यहां से समझ लीजिए कि जो 8 देश है ना, इन्हीं देशों में ज्यादातर हाथी पाए जाते हैं। और बोत्सवाना का बता दूं कि बोत्सवाना में पूरे भारत, पूरे विश्व के लगभग 25% हाथी यहां पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्ट है, आप याद रख लीजिएगा। ओवरऑल आपको ये याद रखना है हाथी 8 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब, कहां, कौन भाग लिया, ये बातें आपको याद रखना है। बाकी ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। चलते चलते कुछ और फैक्ट मैं आपको बताता हूं। एक डॉल्फिन मछली है, डॉल्फिन मछली के प्रिजर्वेशन के लिए भारत सरकार काफी काम कर रही है। तो डॉल्फिन मछली के प्रिजर्वेशन के लिए भारत सरकार जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी में जो बिहार वाला भाग है ना, पालमपुर वाला भाग, वहां पर गंगा नदी में जो हाथियों के डॉल्फिन नदी के प्रिजर्वेशन के लिए, ये बिहार है, यहां से ऐसे गंगा नदी आती है, ऐसे बहती हुई आती है और पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो कुछ यहाँ पर ये वाले भाग में यहाँ पर डॉल्फिन मछली है, और डॉल्फिन एक विलुप्त प्राय मछली है, और इसके प्रिजर्वेशन के लिए भारत सरकार एक डॉल्फिन प्रोजेक्ट भी चला रही है। और इसके लिए 2009 में, चूंकि एक विलुप्त प्राय जीव होता जा रहा है ये मछली, तो इसके लिए भारत सरकार ने 2009 में इसके जलीय जीव घोषित भी किया था। और इसके लिए भारत सरकार वर्तमान में भी काफी अलग बहुत सारे प्रयास कर रही है। और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, रिवर फॉर लाइफ अभियान शुरू किया गया था। किसके लिए? इसी डॉल्फिन मछली की प्रिजर्वेशन के लिए। तो ये कहाँ पर चलाया गया? ये गंगा नदी पर। ये बात आपको याद रखना है कि डॉल्फिन मछली का प्रिजर्वेशन किस नदी पर किया जा रहा है, आपको याद रखना है गंगा नदी पर। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे मित्रों कि ये सेब क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है सेब। आज हम जानवरों की ही बात कर रहे हैं, तो सेब जो प्रोजेक्ट है किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। सेविंग एशियन वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, मतलब जो हमारे गिद्ध हैं, गिद्ध हमारे देश में जो पृथ्वी में जो गिद्ध होते हैं वो क्या करते हैं, वल्चर जो होते हैं, जो मरे जीव जंतु होते हैं उनको खाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जो गिद्ध थे वल्चर से धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जाती है। आप भी कभी फील किया होगा यदि आप गांव में रहते हैं कि पहले जानवर मरते थे तो कुछ ही घंटों बाद वहां पर चारों तरफ गिद्ध नजर आते थे, लेकिन आज देखिए गिद्धों की संख्या कम हो रही है। अब गिद्धों की संख्या कम होने से क्या दुष्परिणाम होते हैं? जब मरे जीव जंतुओं को नहीं खाएंगे, मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, तो फिर क्या
होगा, वो सारे बहुत सारी इन्फेक्शन धरती में फैल जाएंगे और जमीन में रहने वाले सभी लोग संक्रमित होंगे। तो ये एक तरह से हमारे लिए प्रकृति के संरक्षण का काम करते हैं कौन? वल्चर, गिद्ध। तो इसके लिए भारत सरकार ने सेविंग एशियन वल्चर फ्रॉम द एक्सटेंशन एक प्रोजेक्ट चलाया था, सेव नाम से, सेविंग एशियन वल्चर फ्रॉम एक्सटेंशन, ये प्रोजेक्ट चलाया था। अच्छा, एक चीज ये भी देखी गई कि जो ऑब्जर्व किया गया कि ये गिद्ध क्यों धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो रहा है? तो एक दवाई है डाइक्लोफेनक सोडियम। क्या है? डाइक्लोफेनक सोडियम। यह पता लगाया गया कि जो गिद्ध हैं वो मर रहे हैं, तो क्यों मर रहे हैं? तो उनमें देखा गया कि उनमें डाइक्लोफेनक की मात्रा ज्यादा हो रही थी। पर डाइक्लोफेनक की मात्रा उनमें ज्यादा कैसे हो रही थी, ये समझो बात को। डाइक्लोफेनक की मात्रा वहां पर ज्यादा इसलिए हो रही थी क्योंकि जो जानवर होते हैं, जानवर बीमार पड़ते हैं, और डाइक्लोफेनक दवा क्या होती है? एक दर्द बुखार की दवा है। तो जब जानवर बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर उनकी बुखार को, दर्द को दूर करने के लिए डाइक्लोफेनक के इंजेक्शन दे देते हैं, और वही इंजेक्शन उनकी बॉडी में रह जाते हैं। जब उन बॉडी में जब उनकी रह जाते हैं और जब गिद्ध उनको खाते हैं तो उनकी बॉडी में चले जाते हैं, और पता चला कि डाइक्लोफेनक के साइड इफेक्ट हुए, दुष्परिणाम आए। किनमें? गिद्ध में। जानवरों को तो बचाने के लिए दिया गया, लेकिन वल्चर गिद्ध जो थे उनको वो नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इस वजह से डाइक्लोफेनक दवा को धीरे धीरे वहां से जानवरों में यूज करने से बंद कर दिया गया, क्योंकि गिद्धों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी। अंत में एक बात आपको याद रखना है, सेव जो प्रोजेक्ट है किससे संबंधित है? वो गिद्धों से संबंधित है, वल्चर से, सेविंग एशियन वल्चर फ्रॉम एक्सटेंशन। तो प्यारे मित्रों, यहां पर मैं करता हूं खत्म। अगले लेक्चर में आपको मैं वेटलैंड के बारे में बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।